सिखाने वालों को सही पाठ कब पढ़ाया जाएगा। बैतूल के आदिवासी गांव हरदू के स्कूल में जो हुआ वह घटना हमें शर्मसार करती है। क्या ये वो माँ साहब हैं जिन्हें भगवान का दर्जा दिया जाता है? यदि ऐसे ही शिक्षक होते हैं तो धिक्कार है शिक्षा की इस प्रणाली पर। नकल रोकने के नाम पर जवानी की दहलीज पर कदम रख रहे लड़के लड़कियों के कपड़े उतरवाए गए। शर्म आती है। उड़न दस्ते में शामिल शिक्षकों के क्या अपने बेटा बेटी नहीं है? कितना पतन हो गया है व्यवस्था का। इतनी बड़ी घटना के 2 दिन बाद तक किसी को कोई सजा नहीं मिली। अब जिम्मेदार लोग जांच की बात कर रहे हैं। हमारी शिक्षा व्यवस्था ही नहीं, विश्वास पर चोट करने वाली इस घटना पर आज हम बात करेंगे। आपको बताएंगे कि इस घृणित कृत्य का कितना बुरा असर मासूम बच्चों पर पड़ा है। लेकिन पहले 10 बड़ी। बैतूल के हरदी गांव में नकल पर नकेल के नाम पर निर्लज्जता। 10वीं के छात्र छात्राओं के कपड़े उतरवाकर फ्लाइंग स्क्वाड ने की चेकिंग। जनता मांगे जवाब में इस पर चर्चा। सीएम शिवराज ने आज रीवा, सतना, छिंदवाड़ा और बैतूल का किया दौरा। खून के आंसू रो रहे अन्नदाता को दिया नुकसान की भरपाई का भरोसा। खरगोन में कर्ज में डूबे किसान ने दी जान। खेत के कुएं में कूदकर की खुदकुशी। महेश्वर गांव की घटना। छत्तीसगढ़ विधानसभा में भूपेश बघेल ने उठाया महावीर पोल का मुद्दा। सरकार ने मांगा जवाब। रायपुर में जल संसाधन विभाग के अधिकारी आलोक अग्रवाल गिरफ्तार। ईओडब्ल्यू ने भाई को भी उठाया। छापे के दौरान बरामद हुए थे करोड़ों नगद। नान घोटाले के सभी आरोपियों को 4 अप्रैल तक न्यायिक रिमांड। शिव शंकर भट्ट, टीकाराम दास, संदीप अग्रवाल समेत 12 अफसरों और कर्मचारियों की आज हुई थी गिरफ्तारी। बिलासपुर में ठग गिरोह का आतंक। जेवरात सफाई के नाम पर करते हैं लोगों से ठगी। अब तक को कई लोगों को लगा चुके हैं चूना। ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान मुकाबले पर करोड़ों के सट्टे का खेल। जबलपुर में 50 लाख की पर्ची के साथ सटोरिया गिरफ्तार। भोपाल में सट्टा खिलाने के आरोप में डीडी का इंजीनियर हिरासत में। इंदौर में हवाला कारोबारी रंगे हाथों गिरफ्तार। 50 लाख की अवैध करेंसी जब्त। माणिक बाग पुल के नीचे से पुलिस ने दबोचा। और उज्जैन में भूतड़ी अमावस्या पर क्षिप्रा में स्नान के लिए उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। बामन कुंड में हजारों ने लगाई थी आस्था की डुबकी। तो प्रदेश में बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं और इन परीक्षाओं में नकल पर नकेल कसने के लिए हर साल की तरह इस साल भी माध्यमिक शिक्षा मंडल ने विशेष उड़नदस्ते बनाए हैं जो परीक्षा केंद्रों पर जाकर जांच करते हैं। लेकिन इसकी जांच के भी दायरे हैं, नियम हैं, कायदे हैं। लेकिन इस बार इन नियमों को ताक पर रख दिया गया। महाभारत काल में द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा में एकलव्य से अंगूठा मांगा था ताकि वो अर्जुन का मुकाबला न कर सके। लेकिन कलयुग के द्रोणाचार्यों ने एकलव्य का चीर हरण ही कर दिया, वो भी सरेआम। परीक्षा में जांच के नाम पर आदिवासी छात्र छात्राओं के कपड़े उतरवाने और लड़कों के सामने ही लड़कियों की तलाशी लेने का सनसनीखेज मामला बैतूल में सामने आया है। यहां 10वीं की परीक्षा के दौरान छापामार कार्रवाई करने पहुंचे उड़नदस्ते ने एक कमरे में लड़के और लड़कियों को एक दूसरे के सामने ही कपड़े उतरवाकर जांच की। उनको भी चेक कर, वो लेडीज लड़कियों को चेक कर रहे थे और लड़के उनको भी चेक कर रहे थे। और क्या अकेले में कर रहे थे? सबके सामने? सबके सामने कर रहे थे। डरी सहमी झिझकते हुए अपने साथ हुए वाकये को बयां कर रही ये बच्ची बैतूल के हरदू गांव की है। आवाज लड़खड़ा रही है, बोल ठीक से निकल नहीं रहे हैं, शर्म से पानी पानी हुई जा रही है।
लेकिन उनको जरा भी शर्म नहीं आई जिन्होंने इसके साथ ऐसा सलूक किया। और इसी के साथ ही नहीं, स्कूल में बाकी छात्र छात्राओं के साथ भी वही किया, जिसे सुनकर किसी का भी सिर शर्म से झुक जाए। नकल पर नकेल के नाम पर सरेआम लड़कों की पतलून उतरवाई गई, लड़कियों के कपड़े खंगाले गए। उड़न दस्ता जो आया था, जैसे उड़न दस्ते को चीर हरण का अधिकार मिल गया हो। नकल नहीं मिली तो हताश परेशान उड़न दस्ते ने बच्चों से कस्में खिलवाई, कुल देवताओं का वास्ता भी दिया और धमकी भी दी गई कि किसी को जांच के बारे में बताया तो साल बर्बाद कर देंगे। बोले सर, लेकिन उन्होंने बोले तुम्हारे पास नकल है इसलिए तुम लोग ऐसे बोल रहे हो, चेक क्यों नहीं करवा रहे हो, ऐसे वैसे बोल रहे हो। बोले आपके पास में नकल है तो ऐसा तो वैसा। हमने कहा सर हमारे पास में नकल नहीं है। उसके बाद में भी सभी लड़कों के सामने क्लास के अंदर सबको पैंट उतार के शर्ट ऊपर करके इस प्रकार से चेक इन करते हैं। लड़कियों के साथ क्या किया उन्होंने? सर लड़कियों के साथ भी सब लड़कियों के सामने ही उनको भी मतलब सलवार कुर्ती ऊपर ही वो करके और उनको भी चेक किया जाता है। अपनी बेइज्जती से बच्चे सदमे में हैं। 2 दिन तक कुछ खाया नहीं। घर वालों को फिक्र हुई, पूछताछ हुई, जिसके बाद प्रदेश को शर्मसार करने वाले वाकये का खुलासा हुआ। बताया कि फ्लाइंग स्कर्ट आई तो पेपर हल करते करते सीधे तीसरे नंबर के रूम में गए और खड़े करवाए। बोले खड़े करवाए और फिर हाथ ऊपर करो बोले तो हाथ ऊपर कर दिए। तो आपको कब पता चला और कैसे पता चला? सर ये बच्चे लोग भाग के मारे भाग गए, घर से भी खाना वाना भी नहीं खाया, ऐसे भाग गए। सर हमको दहशत पड़ गया कि क्यों नहीं खाना खा रहे, पेपर वेपर बिगड़ गया, कहीं इस बीच कोई दुर्घटना ना कर ले। अपने बच्चों के साथ हुई इस घटना से घर वाले गुस्से में हैं। गुस्सा लाजमी भी है। कलेक्टर से शिकायत करने गए तो कमिश्नर साहब से भी मुलाकात हो गई, लेकिन मीडिया के सवाल करना कमिश्नर साहब को गवारा नहीं, उल्टा मीडिया पर ही इल्जाम लगा दिया। वो तो भला हो बच्चों का जो मौके पर ही मौजूद थे, जिन्होंने फ्लाइंग स्क्वाड की कारगुजारी बताई। गंभीर आरोप लगाए हैं कि इनके कपड़े उतार के सार्वजनिक रूप से जांच की गई है। नहीं, ये आप अपने शब्द बदलिए कि कपड़े उतार के, ये आप कोई बच्चे नहीं, कोई बच्चे नहीं बोल रहे हैं मुझसे। नहीं, ये आप फालतू के इस चीज की नहीं बात करेंगे। नहीं सर, कपड़े उतार के कपड़े उतार के चेकिंग करे सर, माँ बाप की कसम खिलवाए सर, और कोई भाई की भी कसम खिला रहे हैं सर, जो भगवान को मानते उसकी कसम खिलाए सर। शिकायत जो प्राप्त हुई है उस शिकायत की जांच हम कराएंगे, ठीक है। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ अनुशासन कार्रवाई होगी। अब जरा इन तस्वीरों को भी देख लीजिए। ये भी सूबे की हैं, ये भी इम्तिहान की हैं। लेकिन यहाँ नकल माफिया इतना हावी है कि इनके सामने खाकी भी बौनी साबित होती है, और खादी के लिए तो जैसे ये कोई मुद्दा ही नहीं है। हम इससे सियासत नहीं तलाश रहे, ना ही हम कोई राजनीति गरमाना चाहते हैं, लेकिन दोनों ही तस्वीरों में सूबे के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या दोषियों पर सख्त कार्रवाई काफी है जिससे नजीर पेश की जा सके, और बैतूल के हरदू में भांजे भांजियों के साथ जो हुआ वो फिर किसी के साथ ना हो। बैतूल से हेमंत पवार के साथ राशिद अहमद खान, न्यूज़ एक्सप्रेस। तो जब ताक पर रख दिए जाते हैं नियम, सख्ती के नाम पर लांघ दी जाए सीमाएं, तो सवाल उठते हैं। नकल पर नकेल के लिए आपका चीरहरण क्यों? शिक्षा माफिया पर मेहरबानी, आदिवासी बेटियों पर जुल्म क्यों? क्या शिक्षा का स्तर सुधारने का यही है तरीका? तो इस बेहद अहम मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश के स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री दीपक जोशी जी। दीपक जोशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। शिक्षाविद डॉक्टर रक्षा सिसोदिया जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और विशेष टिप्पणी के लिए मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। जिस हरदू गांव की घटना है वहां से हम सीधे जुड़ रहे हैं हमारे एक्सप्रेस रिपोर्टर अनिल सिंह कुशवाहा के साथ, और उनके साथ होंगे पीड़ित बच्चे, परिजन और गांव के अन्य वरिष्ठ लोग।
सबसे पहला सवाल हमारा जोशी जी आपसे ही है, आपने इस रिपोर्ट को देखा, क्या कहेंगे इस रिपोर्ट के बारे में? देखिए, घटना वाकई में दुखद है, मैं तो यूँ कहूँगा कि शर्मसार करने वाली है। लेकिन पारदर्शी परीक्षा कराना इस सरकार का मुख्य उद्देश्य रहा है और इस बार परीक्षा के लिए हमने बहुत व्यापक तैयारियां भी की थी। सेंटर्स में हमने भारी बदलाव किया, हमारे स्कूलों को हमने सेंटर बनाने का प्रयास किया, निजी स्कूलों को बहुत कम हमने सेंटर बनाए, आवश्यकता पड़ने पे ही। जिन सेक्टरों के बारे में रिपोर्ट अच्छी नहीं थी उनको हमने सेंटर नहीं बनाने दिया। इसके अलावा हमने जो ड्यूटी करने वाले शिक्षक साथी हैं उनमें भी भारी परिवर्तन किया। जो विद्यालय का था उस विद्यालय में उसकी ड्यूटी नहीं तय करते हुए 10-5 किलोमीटर दूर दूसरे विद्यालय में उसकी ड्यूटी तैनात की गई। केंद्राध्यक्ष भी उस सेंटर का नहीं होगा जिस सेंटर में वो पढ़ाता है, या उस सेंटर के आसपास का भी नहीं होगा, उसको भी दूरस्थ अंचल में भेजा। इसके अलावा जो व्यवस्था पारदर्शी परीक्षा के लिए हम कर सकते थे वो करने का हमने पूरा प्रयास किया। लेकिन ये जो घटना देखने में आई, अब इसका एक तो जांच का विषय है, क्योंकि बयान जो आए हैं उस बयानों की नैसर्गिक न्याय का हमारे यहाँ सिद्धांत भी है कि जब तक दूसरे पक्ष से उनकी बातों का स्पष्टीकरण नहीं लिया जा सके तब तक उस पर किसी प्रकार का निर्णय नहीं लिया जा सकता। ऐसे दृष्टि में चूँकि मैंने बोर्ड के सचिव शशांक मिश्रा जी को बात चर्चा की थी, उन्होंने कहा कि कमिश्नर ने कलेक्टर को जांच के आदेश दे दिए और कलेक्टर ही इसकी जांच करेंगे। क्योंकि आज जांच के आदेश निकले हैं, कल परसों में 2-3 दिन में इसकी जांच हो जाएगी और जांच के बाद मैं ये मानता हूँ कि अगर ये जानबूझकर या लापरवाही पूर्व त्रुटि अगर की गई है तो निश्चित रूप से हम दोषी उन कर्मचारियों को जिन्होंने इस प्रकार का व्यवहार किया, जो वाकई में मैं तो ये मानता हूँ कि कहीं भी उचित नहीं हो माना जा सकता। अगर उन्होंने नकल रोकने के नाम पर, पारदर्शी परीक्षा के नाम पर इस प्रकार का व्यवहार किया तो हम निश्चित रूप से इसे ठीक नहीं मानते और दोषी कर्मचारी अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का, क्योंकि जांच के बाद जो सख्त से सख्त कार्रवाई करने का निर्देश। जोशी जी, एक आपने देखा होगा कमिश्नर बाथम साहब मीडिया से कह रहे थे कि ऐसा नहीं हुआ, और उसके पीछे मैंने आपको ही रिपोर्ट दिखाई, उसके पीछे से वही बच्चियां चिल्ला कर बोल रही नहीं कपड़े उतरवाए गए हैं। उसके बाद फिर बाथम जी ने कहा कि ठीक है जांच कराएंगे। आपने देखा, आपने खुद रिपोर्ट देखी जी। नहीं, देखिए बाथम जी का उस समय क्या किस प्रकार से किस स्थिति में उन्होंने बात कही, लेकिन बैग में जब छात्र छात्राओं की आवाजें आ रही है तो स्पष्ट रूप से लगता है कि कहीं न कहीं ये घटना वहाँ पर हुई है। और मैं ये मानता हूँ कि इस घटना के पीछे कारण क्या है, कारण हमको थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा, क्योंकि परीक्षा में चेकिंग एक रूटीन वो रहता है। अगर कहीं किसी के बारे में ये सूचना आती है कि कुछ छिपा के ले जा रहा है, किसी प्रकार का ले जा रहा है, लेकिन यहाँ ये देखने में आया कि छात्राओं को जिस प्रकार से, छात्र तो एक मैं मान लेता हूँ कि एक रूटीन चेकिंग में आ सकते हैं, लेकिन छात्राओं को सबके सामने इस प्रकार से चेक किया गया वो वाकई में निंदनीय है। और मैं तो ये मानता हूँ कि एक कृत्य बहुत ही घोर निंदनीय है। इसके जांच के उपरांत हम तय करेंगे कि इनके इस प्रकार के कृत्य को आगे कैसे रोका जाए। अभी मैंने बोर्ड के सेक्रेटरी को ये भी बोला है कि आगामी जो हमारी परीक्षाओं का संचालन होगा उसमें इस प्रकार की गलती, इस प्रकार की त्रुटि नहीं हो, इस प्रकार का कृत्य नहीं हो, इसके लिए भी हम लोग लगातार विचार करें। बिल्कुल जोशी जी, हम आपसे ये तो बाद में पूछेंगे कि जो नकल माफिया, जैसे इस घटना की बात अलग कर दें, बुंदेलखंड का बहुत सारा हिस्सा है, बघेलखंड का बहुत सारा हिस्सा है, भिंड मुरैना तरफ का हिस्सा है, जहां खुलेआम ठेके लिए जाते हैं लोगों को नकल कराने के, पास कराने के, उसमें क्या आपने कार्रवाई की। लेकिन हम आपको उन बच्चियों से आपकी सीधी बात कराते हैं उस गाँव में जहाँ हमारे अनिल सिंह मौजूद है। अनिल जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। अनिल जी, आपने हमारे बैतूल रिपोर्टर हेमंत पवार के साथ आपने पूरी जानकारी ली, पूरे इस मुद्दे को उठाया, आप प्रकाश में लाए। अब इस समय वहां क्या माहौल है? आपके साथ वो बच्चे बच्चियां भी हैं, हमारे साथ मंत्री जी खुद मौजूद हैं। क्या आप उन बच्चे बच्चियों से, क्या वो बच्चे आप मंत्री से सवाल करना चाहते हैं या हकीकत बताना चाहते हैं? आप थोड़ा उनसे रूबरू होकर के बताइए। बिल्कुल, ये घटना उस दिन जो 17 तारीख है, इसको लेकर गांव के लोगों में कितना गुस्सा है ये इस बात से पता चलता है कि आधी रात को भी गांव के सभी लोग, बच्चे, उनके अभिभावक, पंच, ये सब यहाँ मौजूद हैं और इनका गुस्सा इसी बात को है कि ये आदिवासी गांव है, 1400 लोगों की आबादी इस गांव की है। यहाँ जितने घरों में बच्चे हैं सभी स्कूल जाते हैं, सरकार की योजनाओं का फायदा लेकर आगे बढ़ना भी चाहते हैं, लेकिन जब स्कूल जाते हैं तो
इस तरह की अगर घटनाएं होती है नकल रोकने के नाम पर, तो उनके अंदर जो पीड़ा है वो मैं आपको सुनवाता हूँ। ये जो बच्ची है, ये अनिल जी, जो पीड़ित छात्र हैं, अनिल जी जो पीड़ित छात्र हैं, मंत्री जी सीधे बैठे हैं, आप उनसे मंत्री जी की बात करवाइए। बेटा मंत्री मौजूद है स्टूडियो हमारे, आप उनसे कुछ पूछना चाहते हैं, सवाल करना चाहते हैं? दीपक जोशी जी, हम नियम के लिए नहीं थे। आप कुछ कहना चाहते हैं? हम तो नहीं चाहते हैं और कुछ नहीं। नहीं बेटा, क्या हुआ था उस दिन आपके साथ, क्या हुआ? हमारे साथ ऐसा हुआ था सर जी कि हमारे कपड़े उतार के पूरे चेक कर रहे थे और मतलब ऐसे कसम पत्थर भी खिला रहे थे। बोले आप जो देवता को मानते हैं उसका कसम खाओ और अपने माँ बाप बहन के भाई के कसम खाओ, ये बोल रहे थे और कपड़े उतार दिए थे, तो हमें अच्छा नहीं लगा। आपका क्या कहना है? सर जी हमारे भी कपड़े उतारे थे सर जी, और हमको भी कसम पत्थर खिला रहे थे सर जी, और हमारे देवता उनके भी कसम खिलाए सर जी। अब आप क्या चाहते हैं? स्कूल शिक्षा मंत्री दीपक जोशी खुद स्टूडियो मौजूद है, वो आपको सुन रहे हैं, आपकी पीड़ा को समझ रहे हैं, उन्होंने जांच का आश्वासन दिया, लेकिन आप क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं सर जी कि स्कूल जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। हमारा तो ऐसा है कि मतलब मरने से चारा कुछ बचा ही नहीं है हमारे लिए। ये बड़ा सवाल इन बच्ची ने उठाया है कि स्कूल जाऊं कि नहीं जाऊं। बिल्कुल अनिल, एक सवाल, एक अभिभावक भी मौजूद है। अनिल हम आपको रोक रहे हैं, हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो जांच दल गया था, उस जांच दल में जिनने कपड़े उतारे उसमें महिला जांच दल के सदस्य भी थे कि सिर्फ पुरुष सदस्य थे? उसमें जो 4 सदस्यीय फ्लाइंग स्क्वाड था, जिसमें 2 महिलाएं थी और जो परियोजना अधिकारी हैं ऊषा अजय सिंह, ये एक मंत्री हैं, उनकी खास बताई जाती हैं। तो ये जो गांव वालों का कहना है कि इससे पहले भी उनकी शिकायतें वो कर चुके हैं प्रशासन को, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। कल 17 तारीख को जो घटना हुई, जब इन बच्चियों के कपड़े उतरवाने शुरू किए, उनके स्कर्ट्स उठाकर नकल की चेकिंग की गई, बच्चियों के जेब से कुछ नहीं निकला, कपड़ों के अंदर से कुछ नहीं निकला, बच्चियां गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन वो जो ऊषा अजय सिंह है वो बिल्कुल नहीं पिघली और ये घटनाएं होती रही। लज्जा, यहाँ लज्जा की बात आती है उन बच्चियों की जो घर जाकर भी गुमसुम रही। इस घटना के बाद क्या हुआ था उस दिन? बच्ची ने घर आके क्या बताया आपसे? मैं यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा 6 घंटे तक के लापता रहा। पेपर देने के बाद में खाना नहीं खाया घर पे, 6 घंटे लापता रहा। मुझे अफसोस की बात है कि मेरा 2 ही बेटे हैं मेरे, तो मेरे को ऐसा लगा कि मेरा बेटा पेपर दे के आया, घर क्यों नहीं आया, तो कोई घटना ना कर ले इस बीच। तो बिल्कुल अनिल जी, हम आपको रोकेंगे, आप हमारे साथ बने रहे। अनिल जी आप रोकेंगे, हमारे साथ मंत्री जी हैं, जो व्यथा मंत्री जी ने सुनी है हम उन्हीं का रिएक्शन ले तो ज्यादा बेहतर है। आपने बात की उषा एक परियोजना अधिकारी जो है उनके बारे में बात की, हम मंत्री से ही पूछ लेते हैं कि अगर वो इस तरह दोषी पाए जाते हैं तो उनके साथ क्या कार्रवाई की जाएगी? प्रथम तो मैं जो पीड़ित पक्ष को सुनने के बाद मुझे लगता है कि वाकई में बहुत ही गंभीर, ये कहीं ना कहीं मैं तो कहूँगा इसे अपराध ही किया है। क्योंकि जिस प्रकार की भावना उन्होंने व्यक्त की है उससे लगता है कि निश्चित रूप से हमको इस बारे में बहुत व्यापक पैमाने पे सोचना पड़ेगा। सोचने के साथ साथ जो बातें बताई गई कि एक किसी विशेष द्वारा उनको लगातार टार्चर किया जा रहा था और शिकायतें हो रही थी, क्योंकि इस पे कहीं ना कहीं संज्ञान नहीं लिया, तो मैं विभाग से भी इस बारे में सीधी जानकारी लूंगा कि क्या कारण थे कि जिसके कारण से इतनी गलतियों के बाद आपने उस अधिकारी को वहां से हटाया नहीं। मैं ये संज्ञान लेते हुए हटाने की बात भी करूंगा। लेकिन आज जो मामला सामने आया है, जो प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिल रहा है आपके इस चैनल के माध्यम से, मैं यही कह सकता हूं सभी छात्रों को जिन्होंने यही पूछा कि हम स्कूल जाए कि नहीं जाए। हमारे प्रदेश के मुखिया इतने संवेदनशील हैं और खास करके कन्याओं के प्रति तो अति संवेदनशील माने जाते हैं। इतनी योजनाओं चलाने के बाद भी ये मानवीय कृत्य के कारण आप स्कूल जाने से नहीं छोड़े। मैं यही चाहता हूं कि स्कूल आप निरंतर जाएं। हम व्यवस्था में परिवर्तन और आपकी सुरक्षा के लिए नई व्यवस्था बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। आइंदा ये घटना नहीं घटे, इसके लिए शासन की तरफ से आपको निश्चित रूप से आश्वस्त करते हैं। बिल्कुल अनिल जी, मंत्री जी ने आश्वस्त किया है। सभी को कह दीजिए आपके यहाँ जो उस गांव के जो कोई और भी वरिष्ठ नागरिक हो, जो वहां का मुखिया हो, वो कोई सवाल करना चाहे तो हमारे साथ मंत्री जी का समय कम है, आप एक सवाल उनसे भी करवा सकते हैं।
मंत्री जी कोई सवाल और करना चाहेगा कोई? आप मंत्री जी क्या सवाल करना चाहते हैं? सर हमारी बेटियों के साथ में क्या ऐसे ही चलता रहेगा सर कि यानी इन चीज़ों को बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया जाए और इसी टाइप से ऐसे चलते रहे कि बच्चियों को आप किसी भी प्रकार से प्रताड़ित करते रहे? मंत्री जी ने हमारे स्टूडियो में घोषणा की है कि लड़कियों को स्कूल जाना बंद नहीं करना चाहिए, उनको स्कूल जाना चाहिए, वो स्कूल जाए, मंत्री सरकार उनके साथ है। ये मंत्री जी ने घोषणा की। ये देखिए, ये लोग कितने खुश हैं, लोगों ने तालियां बजाकर इस बात का स्वागत किया है। लोग चाहते हैं कार्रवाई हो। अब कार्रवाई की जब घोषणा की गई है तो लोग इस बात की खुशी जाहिर कर रहे हैं, लेकिन उनका दर्द आज भी है कि आखिर आगे ये रुकेगा, ये सिलसिला नहीं रुकेगा। अनिल जी, एक और उन गांव वालों को बताइए, अभी अभी मंत्री जी ने यह भी कहा है कि जो परियोजना अधिकारी हैं उनके अगर पहले शिकायत मिली थी और उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है तो उसकी पुरानी जो शिकायतें मिली थी उसकी भी जांच की जाएगी। ये भी आप उनको बताइए। मंत्री जी ने एक घोषणा और महत्वपूर्ण की है कि जो परियोजना अधिकारी है ऊषा अजय सिंह, जिसको लेकर सभी को शिकायतें हैं, ऐसी महिला के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए ताकि हमारे बच्चे, गरीब बच्चे, हम मुश्किल से मजदूरी करके आगे बढ़ाना सोचते हैं, ऐसे अधिकारी को कड़ी से कड़ी कार्रवाई। आपके इस दर्द में मंत्री स्कूल शिक्षा दीपक जोशी भी साथ में है। उनका कहना है उस महिला अफसर के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अनिल, आप क्या मानते हैं? मैं हमारे बच्चों के लिए न्याय मांगता हूं और हमारे मंत्री महोदय जी से निवेदन मैं ये करना चाहता हूं कि अक्सर कर हमारे ग्रामीण आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में ही अक्सर कर ये घटनाएं होते रहता है। हमारा ये हरदू ग्राम जो है ट्राइबल क्षेत्र है, जो कि सीटीओ में इस प्रकार अभद्र व्यवहार छात्र छात्राओं के साथ नहीं होता। हमारे आदिवासी बहुल्य ग्राम हरदू। अनिल जी मैं आपको रोकूंगा। अनिल जी, ये और बताइए कि मंत्री जी बहुत द्रवित हैं इस पूरी घटना को सुनकर के। मंत्री जी, अब चूंकि आपका समय हो रहा है, मैं आपसे एक और सवाल ये करना चाहता हूं, जो जैसे मैंने पहले कहा था कि ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहां शिक्षा माफिया पूरी तरह सखी है, उनका बाकायदे रेट फिक्स होता है 20,000 25,000। प्रवीण जी भी इस बात को जानते होंगे, प्रवीण जी हम आपसे बाद में इसका उत्तर लेंगे कि 25,000 से 10,000 से लेके 1-1 लाख रुपए तक का उनके पास फिक्स होता है। हम इतना लेंगे। जो स्टेट के बाहर के लोग भी आते हैं, मैं तो एक बार एक जतारा गांव के पास में गया था एक घटना करने, उसमें मेरे ऊपर हमला भी हुआ था, मेरा कैमरा तोड़ दिया गया था। उस समय वहां सिक्किम, अरुणाचल, बहुत दूर दूर से लोग परीक्षा देने आए थे एक छोटे से गांव में जतारा के। इसको रोकने के लिए आपने क्या प्रबंध किए? देखिए, मैंने कहा कि पारदर्शी परीक्षा हमारा मुख्य उद्देश्य रहा, क्योंकि गुणवत्ता सुधार तभी होगा जब हम परीक्षा पारदर्शी रूप से करवाएंगे। ऐसे दृष्टिकोण में सरकार ने बहुत से जो निर्णय किए थे, एक तो हमने अपने विद्यालयों को, शासकीय विद्यालयों को ही परीक्षा सेंटर बनाने का प्रयास किया 100%, लेकिन हमारे पास स्थान उतना उपलब्ध नहीं होने के कारण हमने कुछ चुनिंदा निजी विद्यालयों को हम अपना परीक्षा केंद्र बनाया। इसके अलावा जो परंपरागत रूप से कहीं न कहीं बुरे थे या बदनाम सेंटर्स थे, उनको हमने बहुत दूर रखा। दूसरा, केंद्राध्यक्ष उसी केंद्र का नहीं बनाया जाएगा, उसके आसपास का भी नहीं बनाया जाएगा, दूरस्थ बनाया जाएगा। हालांकि शिक्षक साथियों ने इसका विरोध किया। जन शिक्षक और इस प्रकार के शिक्षकों को भी हमने नजदीक के परीक्षा केंद्र से दूर रखा। पूरा प्रयास हुआ। इसके अलावा छात्रों की मिक्सिंग भी हमने की कि एक बच्चे के बाद दूसरे स्कूल का बच्चा, तीसरे स्कूल का बच्चा, चौथे स्कूल का बच्चा, ये व्यवस्था भी हमने की। और आज आप देख रहे होंगे कि जो आपने नाम लिए, मैं तो नाम नहीं ले सकता, कुछ जो हमारे सीमावर्ती जिले हैं उत्तर प्रदेश से सटे हुए, उन जिलों में जो नकल का एक व्यापक बल्क में नकल का जो मामला आता था, आज की तारीख में वो 200, 250, 300 की संख्या में आ तो रहा है, लेकिन सामूहिक नकल का प्रकरण आज की तारीख में कहीं देखने में मध्य प्रदेश में नहीं दिख रहा है। हमारा मालवा अंचल ले ले या दूसरे अंचल ले ले महाकौशल के, वहाँ आज भी परीक्षा बहुत ठीक ढंग से हो रही है। शहरी क्षेत्रों में जहाँ इक्का दुक्का प्रकरण आज देखने में आ रहे हैं, तो ऐसा मैं मानता हूँ कि छात्रों को भी लगता है कि व्यवस्था में कहीं न कहीं बदलाव आया है, इसलिए हमको भी बदलना पड़ेगा। और आज की तारीख में जिस माफिया का आपने जिक्र किया, वो माफिया लगभग समाप्ति की ओर है। और आने वाले परिणाम में हम स्पष्ट रूप से आपको बता देंगे कि इस प्रकार की कोई प्रक्रिया मध्य प्रदेश में नहीं संपादित की है। बिल्कुल जोशी जी, आपने हमारे साथ इस कार्यक्रम में आपने समय निकाला। आपको जाना है, अभी आपकी कुछ देर बाद ट्रेन है। आप जो भी आपने आश्वासन दिया है बच्चों को, हमारे समझ उम्मीद है कि वो तुरंत पूरा होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी। आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द हाजिर होते हैं।
अब सूचना आपके हाथ में। छत्तीसगढ़ शासन की आधिकारिक सूचना। समाचार के साथ साथ विभाग और जिलों की जानकारी पाएं अब अपने मोबाइल पर। आईफोन मोबाइल धारक आईफोन ऐप स्टोर से एवं एंड्रॉइड मोबाइल धारक गूगल प्ले स्टोर से निःशुल्क डाउनलोड करें छत्तीसगढ़ DPR मोबाइल ऐप। अब सरकार की सारी जानकारी आपकी जेब में। मन्मथ नाम नव संवत्सर महोत्सव 2072, पलमंग नाम संवत्सर विदाई महोत्सव विक्रम संवत 2071 जल विहार शुक्रवार 20 मार्च 2015, लोक कला महोत्सव शनिवार 21 मार्च 2015, अखिल भारतीय कवि सम्मेलन रविवार 22 मार्च 2015 साय 7 बजे से। आयोजक नगर पालिक निगम ग्वालियर, सहयोग संस्कार भारती। जी सेवा संस्था ग्रुप की ओर से नव वर्ष गुड़ी पड़वा और चेटी चांद की सभी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। हेलो मंत्री जी नमस्कार। मैं अभी निकल जहां दिखेगी हर खबर सबसे पहले। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आज चर्चा हो रही है निर्लज्जता की नकेल पर। ब्रेक में जाने के पहले हमारे साथ दीपक जोशी मंत्री जी थे, स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री थे। उन्होंने बच्चों को आश्वासन भी दिया कि हम जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। पहले उन्होंने जांच की बात की, लेकिन जब खुद बच्चों के द्वारा आप बीती सुनाई गई तो काफी द्रवित भी हुए और उन्होंने कहा हमसे अभी कह के गए कि हम 1-2 दिन के अंदर ये कार्रवाई कर देंगे। प्रवीण जी, ये आपने सारी रिपोर्ट्स देखी, मंत्री जी ने भी आश्वासन दिया, जो बच्चों के साथ हुआ, आपको क्या लगता है कि जो फ्लाइंग स्क्वाड के लोग गए थे ऐसा उन्होंने क्यों किया? या तो पूर्वाग्रह की कोई बात है कि उनके पास कोई रिपोर्ट होगी, लेकिन बावजूद इसके फ्लाइंग स्क्वाड को क्या क्लासरूम में घुस के जांच करने का अधिकार है क्या? जब बच्चे आते हैं स्कूल में एग्जाम देने सेंटर पे, तो नियम तो ये है कि आप पहले ही गेट पे खड़े होकर उन बच्चों की जांच करें, उसके बाद ही वो बच्चे अंदर जाएं। तो आपकी ज़रूरत क्या पड़ी अंदर जाके ऐसे बच्चों को एक मुश्त उठा के सामूहिक रूप से जांच करने की? उनकी प्रक्रिया ही पूरी गलत है। आप एक तरफ बात करते हो कि साहब एग्ज़ाम में बच्चों को वो तनाव में कैसे रखा जाए, बच्चों को टेंशन फ्री करने के लिए, एग्ज़ाम का स्ट्रेस निकालने के लिए आप 100 तरह की बातें कर रहे हैं, और फ्लाइंग आपकी जाके अंदर पूरे बच्चों को उठा के पूरी खलबली मचा रही है। ये पूरा तरीका ही गलत है। बिल्कुल। मैडम, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप इतने दिनों तक शिक्षा विभाग से आपने शिक्षा दी, बच्चों को पढ़ाया, आपका तजुर्बा क्या कहता है इस मुद्दे को लेकर के? जो बात अभी प्रवीण जी कह रहे थे, एक पूर्वाग्रह वाली बात पर तो ज़रूर सबकी दृष्टि जाती है कि वो हो सकता है। अन्यथा यदि हम ये मान के चलें कि शिक्षक उस फ्लाइंग स्क्वाड में थे, तो शिक्षक के द्वारा ऐसा कोई भी कदम उठाना जिससे कि बच्चे के स्वाभिमान को चोट पहुंचे, बल्कि वो शर्मिंदा होने लगे, लड़के या लड़कियां, ये मैं कल्पना में हम लोगों के नहीं आता कि कोई शिक्षक ऐसा कर भी सकते हैं। बिल्कुल मैडम, वहाँ तो वो एक बच्ची आपने खुद सुना होगा, उसने यहाँ तक कहा कि मुझे मर जाना लगता है कि मैं मर जाऊं, आत्महत्या करने की बात हो रही, और वो बोल रही कि अब हम स्कूल जाएं या नहीं जाएं। आपकी ये बात बिल्कुल सही है। जिस आयु वर्ग में ये बच्चे हैं, उसी आयु वर्ग में तो सबसे ज़्यादा उनको मनोवैज्ञानिक रूप से हमारे सपोर्ट की और हमारे
धैर्य दिलाने की आवश्यकता होती है। और उसमें यदि हम उन्हें अपमानित करते हैं, और ये अपमान नहीं है, ये तो उनके पूरे व्यक्तित्व को आप ठेस पहुंचा रहे हैं और सबके सामने पहुंचा रहे हैं आप। आज वो हम उस 21वीं सदी में जी रहे हैं जहां आप 4 या 5 साल के बच्चे को भी अगर माता पिता जोर से किसी के सामने बोल देते हैं तो वो बच्चा उनसे नाराज हो जाता है और बाद में इस बात की शिकायत करता है कि सबके सामने ऐसा क्यों कहा। तो ये तो कल्पनातीत घटना है कि जिसमें एक शिक्षक ने या शिक्षकों ने या जिन परियोजना अधिकारी मैडम की बात हो रही है उन्होंने ऐसा कार्य किया, तो निश्चित रूप से उनके प्रति कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। निंदनीय है सारी चीजें। अनिल जी, आप सीधे उन बच्चों के साथ हैं। अभी हमारे प्रवीण जी ने एक सवाल उठाया, वो ये कहा कि इनको अधिकार नहीं है अंदर जाकर के इस तरह तलाशी लेने का, वो जब अंदर जाएं उस समय तलाशी ले सकते हैं। मैडम ने भी ये बात कही कि उनका इतना लंबा इतिहास रहा है शिक्षा देने का, सालों साल उन्होंने बच्चों को पढ़ाया, कभी इस तरह की घटना नहीं। इस समय वहां क्या माहौल है, वास्तविकता क्या है, कितने कमरे का स्कूल था, क्या ये सही है कि बच्चे और बच्चियों को एक साथ खड़ा करके उनके कपड़े उतरवाए गए? ये आपने पूरा जायजा लिया है, क्या कहते हैं? ये जो गांव है 1400 लोगों की आबादी का गांव है और जो हरदू गांव है, ये जो मंत्री है विजय शाह, उनके पूर्वजों का गांव ये कहलाता है। यहाँ है तो यहाँ लोगों की जो आस्थाएं हैं विजय शाह की ओर थी, लेकिन इस घटना के बाद से कहीं ना कहीं उनको दर्द ये है कि वो आदिवासी है, आदिवासी उनकी बात नहीं समझ पा रहे हैं। तो जो स्कूल, जो हायर सेकेंडरी स्कूल तो खुला हुआ है यहाँ, लेकिन यहाँ व्यवस्थाएं बिल्कुल नहीं है। 100 बच्चे उस दिन बैठे थे सेंटर में, जिसमें 35 से 40 लड़कियां थी। तो जो घटना जो हुई लड़कियों की, जो लड़के भी उसमें बैठे हुए थे, जो छात्र हैं, उस दौरान ये घटना हुई। मेरे साथ कुछ जो लड़के हैं वो भी कुछ बोलना चाहते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि 17 तारीख को मेरा साइंस का पेपर था और अचानक जिला स्तर से टीम आया और क्लास में गया और क्लास पे 2 महिला शिक्षक थी, यानी कि जो क्लासरूम पे जिनका ड्यूटी लगा था, उन्हीं के सामने टीम आई और डायरेक्ट एक मैडम ने आके मेरे को डेस्क पे खड़ा की, बोले और पैंट के अंदर हाथ डाला और पैंट उतारो, बोले नकल तो नहीं है, बोले। तो मैंने बोला मैम जी नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तरीके से यदि हमारा चेकिंग किया जाए तो हम पढ़ाई करें या फिर पढ़ाई छोड़ दे, तो इस प्रकार से इसके पश्चात कुछ कार्रवाई। आप ये बताइए, हमारे जो स्टूडियो में गेस्ट बैठे हैं उनका कहना है कि इस तरह की चेकिंग होनी चाहिए, लेकिन गेट पर ही हो जाए, गेट के अंदर ना हो। यस सर, तो मैं ये कहना चाहता हूँ गेट के इधर ही हो जाए, लेकिन मैं ये चाहता सर टीचर लोग कोई चेक करते तो कुछ ये नहीं रहता। सब क्लास के जितने भी सिस्टर वगैरह थे, मेरे सिस्टर लगते बहुत कोई बच्चे थे, सब उन्हीं के सामने बोले डेस्क पे जहाँ मैं एग्जाम दे रहा था वहीं डेस्क पे खड़ा कर दिए, बोले और पैंट उतार के बोले चेक करवाया सर मुझे। तो इसमें हम लोग क्या करें, पढ़ाई करें या नहीं, या छोड़ दे? हमसे जो पिछड़े वाले भाई बहन हैं उनके लिए क्या होगा सर? अभी से इतना कुछ हो रहा है। हमारे स्टूडियो में स्कूल शिक्षा मंत्री दीपक जोशी थे, उन्होंने घोषणा की है वो कार्रवाई करेंगे। स्कूल तो जाएं आप लोग। स्कूल जाना चाहेंगे अभी भी? यस सर, यस सर, जाना चाहते हैं। आप स्कूल जाएंगे? आप यस सर। आप स्कूल जाएंगे? यस सर। आप? यस सर। देखिए, ये मंत्री का आश्वासन स्टूडियो में जो मिला है, बच्चों काफी प्रोत्साहित हुए। बच्चों को कहना है अगर कार्रवाई होती है दोषियों पर तो वो स्कूल पढ़ना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, स्कूल जाएंगे। जी बिल्कुल। और गांव में क्या रोष है? गांव के जो और बाकी लोग हैं निश्चित तौर पे गुस्सा होगा उन पे, उनका क्या कहना है? और सबसे बड़ी बात यह है, प्रवीण जी ने एक बात बताई, पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के ही इस तरह की कार्रवाई क्यों ऐसा किया उन्होंने? आपने पूरी छानबीन की होगी, क्या लगता है क्यों ऐसा किया? ये भी बड़ा सवाल है। इसमें मुद्दे पर हम बात करेंगे अभिभावकों से कि क्या जो महिला परियोजना अधिकारी हैं उषा अजय सिंह, जिनका नाम आप लोग ले रहे हैं, पूरा गांव यहाँ रात को खड़ा हुआ है न्याय के लिए, तो वो उषा परियोजना जो अधिकारी है उषा विजय सिंह, उनका कोई पूर्वाग्रह था या उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया? ये बच्चों पे ये हुआ सर, तो जानबूझ के ही हुआ है। ये तो कैसे कह सकते जानबूझकर? इतना टाइम नहीं दे सकता सर, करीब 1.5 घंटा वो यहाँ पे डटी रही और एक बच्चों पे करीब 3-3, 4-4 मिनट उन्होंने तलाशी ली और कपड़े उतरवाए। ऐसी घटिया हरकत की है उन्होंने। आप और कुछ कहें? आप कहेंगे? जी सर, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए जो हमारे बच्चों के साथ में इस प्रकार की घटना घटाई उन लोगों ने। बिल्कुल। अनिल जी इसमें चौपाल पर खड़ा है और अपनी बात यहाँ के। अनिल जी, हम आपके पास फिर आएंगे, हमारे साथ गेस्ट हैं। प्रवीण जी, आपने भी सारी चीजें सुनी। एक तरफ आप लंबा इतिहास, मैंने आप लगभग 15-20 सालों से आपने शिक्षा की बीट कवर करते रहे, विश्वविद्यालय हो, कॉलेज हो, स्कूल हो, सबकी आपने रिपोर्टिंग की है।
एक तो आपने कहा पूर्वाग्रह से ग्रसित होने के कारण ये हो सकता है, दूसरी तरफ मंत्री जी से मैंने कहा, उन्होंने कहा ये सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं। जो शिक्षा माफिया है वो किस तरह का काम करता है? बात एडमिशन से लेके, क्योंकि आज केवल बच्चे या शिक्षा माफिया एडमिशन भर नहीं करता है, पूरा परीक्षा का और पास कराने का ठेका लेता है। जो पैकेज डील होती है, पूरे पैकेज में रिजल्ट तक की बात होती है, और पेरेंट्स भी इस बात की पहले उनसे मांगते हैं कि साहब बच्चा पास हो जाएगा कि नहीं होगा, स्कूल आएंगे कि नहीं आएंगे, इसकी हम कोई वो नहीं है, केवल हमें तो बच्चा हमारा पास चाहिए। और ये शिक्षा माफिया पूरा पैकेज लेके काम करता है। कितने का पैकेज होता है, किस तरह होता है ये? लगभग 50,000 तक चलता है। किसके? 10वीं 12वीं? 10वीं 12वीं का अगर है तो 80,000 तक, क्योंकि पिछले बार ही अपने यहाँ गुजरात के बच्चे यहाँ पकड़ाए थे। पूरा सेंटर, पूरा लगभग 300-400 स्टूडेंट गुजरात के एक ही जगह से आए। मालूम पड़ा कि कौन सी जगह पे गए थे पकड़ाए? भोपाल में ही थे, PHL के एरिए के जी स्कूल था कोई, वहाँ पे। अच्छा, ये जनरली ये देखा गया है, मेरे साथ भी एक घटना हुई थी प्रवीण जी। मैं जतारा गांव के पास कब 98 में मैं गया था, इसी शिक्षा माफिया के अगेंस्ट में नकल को लेकर के स्टोरी करने। पूरा गांव का गांव टूट गया था, उन्होंने हमारा कैमरा तोड़ दिया था, हम पे भी काफी चोटें आई थी, हमारे कैमरामैन का सिर फोड़ दिया था। तो वहां ऐसा देखने को मिला जैसे लोग आजादी के समय चाहते थे कि हमें आजादी मिले किसी भी तरह। पूरे गांव के लोग एक स्वर में ये बोल रहे थे कि नकल होनी चाहिए, नकल रोकने के लिए क्यों आए। ये ज्यादातर घटनाएं, जैसे अब मंत्री जी ने कहा कि ये जो उत्तर प्रदेश दूसरे प्रदेश की सीमाओं से लगा है, उन जगहों पे होता है। क्या ये जो हमारे मध्य में बसे गांव है, कस्बा है, वहां भी होता है? ग्रामीण क्षेत्र बहुत इसके लिए मुफीद जगह होती है, वहाँ के सेंटर। अब ये अपन जहाँ अर्दू की बात कर रहे हैं, यहाँ की अगर आप बात करें बैतूल में, इस घटना के पहले अगर आप 2 मार्च से एग्ज़ाम शुरू हुए हैं, लगभग 2-3 नकल प्रकरण बन रहे हैं पूरे ज़िले में। 17 तारीख को यहाँ 27 नकल प्रकरण बने, उसमें 14 प्रकरण केवल इसी स्कूल के हैं। पूरे ज़िले का आप देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पूर्वाग्रह है कि लेके गए थे और टारगेट बना के वहाँ नकल प्रकरण बनाए गए। जी बिल्कुल। रक्षा जी, हम आपसे जानना चाहेंगे आपका क्या तजुर्बा है इसमें? जो शिक्षा माफिया है वो आपको भी घेरे में लेने का कभी प्रयास किया होगा क्या? आपको क्या लगता है कि वो किस तरह से इस पूरे अपने जो घटना है, जो अपने स्वार्थ है, उसको कैसे अंजाम देते हैं? देखिए, इन सारे प्रकरण को सुन के और सारी चर्चा को सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि बार बार हम अगर ये कहते रहें कि अंधेरा है और बहुत अंधकार है, तो शायद हम वहीं के वहीं बने रहेंगे। कोशिश, जैसा मंत्री जी ने भी कहा, कि हम इन माफिया गिरोहों को भी और ऐसे प्रकरणों को आगे बढ़ाने वाले या ऐसे जो दस्ते जाते हैं, उनमें ऐसे शिक्षक न जाएं। उनमें ऐसे शिक्षक यदि जाते हैं तो उनके प्रति कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, इसका प्रयास की तरफ हमारा ज़रूर ध्यान दिया जाना चाहिए। शिक्षा के मूल उद्देश्य से ही हमारे बच्चे, हमारे शिक्षक और हमारा समाज, ये तीनों भटक गए हैं, क्योंकि शिक्षा सिर्फ केवल नौकरी का उद्देश्य लेकर के चलती है, और इसलिए ये माफिया गिरोह जो हैं वो काम करने में समर्थ होते हैं। हम अब जिस मध्य प्रदेश में हैं और यहाँ के का पूरा प्रशासन और पूरा तंत्र इस बात में लगा है कि किसी तरह से भ्रष्टाचार को रोका जाए, और हम और आप रोज़ सुनते हैं कि कहाँ कहाँ पर इन लोगों पर कार्रवाई होती जा रही है। तो निश्चित रूप से हम एक प्रयास ये शिक्षा के माध्यम से ज़रूर किया जाना चाहिए कि मनुष्य अपने चरित्र में, चाहे वो बच्चे के रूप में हो, चाहे वो शिक्षक के रूप में हो, चाहे वो माता पिता के रूप में है, अपने चरित्र से इस बात को दूर करने की कोशिश करे। कहते हैं ना कि जो लेता है रिश्वत वो तो उतना दोषी है ही, लेकिन जो रिश्वत देता है वो उससे भी अधिक दोषी हो जाता है। तो जब तक हम सब अपनी मानसिकता को नहीं बदलेंगे, तब तक ये माफिया गिरोह अभी दूसरे प्रदेशों में ज़्यादा आगे बढ़कर काम कर रहे हैं, और हो सकता है कि अगर हमने अपनी मानसिकता न बदली और समय रहते हमने अपने चरित्र को न बदला, तो हम भी, ये प्रदेश भी उसकी गिरफ्त में आ सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने रक्षा जी। शिक्षा का स्तर अब जैसे पहले रहा है, गुरुकुल समय की तो बात करें, लेकिन शायद थोड़ा बहुत कुछ सुधार हुआ है नकल मामले में, लेकिन शिक्षा का स्तर व्यावसायिक होता जा रहा है, और इस व्यावसायीकरण के चलते शिक्षा का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। अनिल जी, हम आपसे जानना चाहेंगे
जब इतनी कठोर कार्रवाई करते हुए नकल पकड़ने की बात हुई, क्या नकल पकड़ी भी गई किसी बच्चे से? देखिए, इस स्कूल में 100 स्टूडेंट थे। उस दिन 10th का पेपर था साइंस का, तो उसमें 14 मामले जरूर सामने आए हैं, लेकिन एक भी मामला ऐसा नहीं है किसी लड़की से नकल मिली हो। तो जो भी नकल के मामले बने 14 सब लड़के थे, लेकिन उसका खामियाजा जो लड़कियों को भुगतना पड़ा। एक बात और, चिंचोली जो ब्लॉक है, ये नकल के मामले में शिक्षा मंडल ने इसको सेंसिटिव घोषित कर रखा है, तो इसी का खामियाजा इन लड़कियों ने भुगता है। इस सेंसिटिव जो नकल के मामले में है, उसको लेकर सख्ती बरती गई, और सख्ती भी इस हद तक बरती गई कि लड़कियों के कपड़े तक उतरवा दिए गए। तो कह सकते हैं कि लड़कियों से एक भी नकल के मामले सामने नहीं आए। नहीं, वहां सेंसिटिव मामला है, यानी ऐसा लगता है कि वहां भी इस तरह जो माफिया है, जो बच्चों को पास कराने का ठेका लेता होगा, क्या वहां सक्रिय है? इसी कारण सेंसिटिव हुआ होगा, क्योंकि निरीह जो हमने देखा, जो आपके साथ गांव वाले खड़े हैं, वो गांव वाले आदिवासी हैं। उनके चेहरे से ये नहीं लगता है कि कहीं से वो बदमाशी या कुटिलता उनके मन में हो। वो सीधे सीधे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, आगे क्या उनका भविष्य होगा, इस तरह मुझे नहीं लगता है कि वो सोचते भी होंगे। निश्चित तौर पे वहां कोई माफिया भी सक्रिय होगा, क्या है? इस सवाल का जवाब हम कुछ अभिभावकों से लेने की कोशिश करते हैं। आप बताइए, क्या यहाँ कोई स्कूल शिक्षा माफिया भी सक्रिय है जो नकल करा के पास कराना चाहता है, या सीधा पास कराने के पैसा लेता हो? नहीं, कोई ऐसे पैसे नहीं लेते, पास सीधे सीधे कोई नकल बिना नकल के पास हो जाते हैं। यहाँ पे नकल की जरूरत ही नहीं पड़ती। फिर ये सेंसिटिव क्यों कर रखा प्रशासन ने? अब ये संस्कृत करके रखा, ये तो अब शासन की जवाबदारी है देखना अपना। यहाँ कोई नकल माफिया या शिक्षा माफिया सक्रिय है आपके गाँव में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको क्या लगता है? जी बिल्कुल नहीं है यहाँ कोई। अब आप बताइए। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, हमारे यहाँ तो बच्चे वैसे भी पास हो जाते हैं। नकल वकल का कोई ऐसा, शिक्षक में भी ऐसी कोई भावना नहीं है, पढ़ाई में तो इंटरेस्ट है। यहाँ लोगों से बात करने में एक बात सामने आ रही है कि यहाँ शिक्षा माफिया तो सक्रिय नहीं है। ये जो जिस गांव में घटना हुई है, ये हरदू और चुड़िया, ये 2 गांव के बच्चे स्कूल में जाते हैं। यहाँ नकल के प्रकरण जरूर इक्का दुक्का सामने आते रहे होंगे। उस दिन 14 प्रकरण भी सामने आए, लेकिन किसी भी लड़की से कोई नकल बरामद नहीं हुई, जबकि लड़कियों के साथ ही अभद्रता की गई, उनके साथ कपड़े उतरवाए गए। जहां तक सवाल है, प्रशासन ने जो चिंचोली ब्लॉक है, इस ब्लॉक में कई और स्कूल भी आते हैं, उनको देखते हुए इसको सेंसिटिव घोषित किया है। लेकिन यहाँ नकल माफिया जैसा कोई मामला फिलहाल सामने नहीं आ रहा है, जैसा लोग बता रहे हैं। यहाँ हाँ, नकल के प्रकरण जरूर सामने आते हैं, लेकिन इस पैमाने पर नहीं कि पूरे जिले को या ब्लॉक को सेंसिटिव घोषित कर दिया। अनिल, ये जो बच्चे हैं जिनकी तलाशी ली गई है, ये प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले हैं, ये सरकारी स्कूल में ही पढ़ते हैं? आप लोग सरकारी स्कूल के हैं या प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे? सरकारी है। सरकारी है। ये सभी बच्चे स्कूल में ड्रेस से भी है कि सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। कौन सी स्कूल है? कौन सी स्कूल है? अनिल जी, कौन सी स्कूल है? अनिल जी, कौन सी स्कूल है? हरदू का सरकारी हाई सेकेंडरी स्कूल है। ये सरकारी स्कूल है, हरदू का हाई सेकेंडरी स्कूल, इसी नाम से जाना जाता है ये। और सरकार ने हाल ही में इसको 10th से 12th किया है। तो जो बच्चियों के साथ जो घटना हुई, वो 10th के बच्चियों का साइंस का पेपर था, और इन बच्चियों का कहना है कि अब जो, जैसा कि हमारे स्टूडियो में मंत्री जी ने जो घोषणा की है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे, और तो उसके बाद बच्चों का कहना है कि वो स्कूल जाएंगे, पढ़ाई अपनी जारी रखेंगे। ये पूरा आदिवासी गांव है, 1400 लोगों की आबादी इस गांव की, और लगभग पूरा गांव इस समय हमारे साथ चौपाल पर खड़ा हुआ है। ये 3 दिन से न्याय के लिए कलेक्टर, कमिश्नर, तहसीलदार सभी जगह चक्कर काट चुके हैं, और अब इनको न्याय मिला है। तो न्यूज एक्सप्रेस की परिचर्चा में जो दीपक जोशी जी ने जो कहा है, जो घोषणा की है, उससे काफी संतुष्ट है। अनिल, ये सेंटर बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, काफी माहौल खुशनुमा लग रहा है, जो उनको न्याय मिलने की बात हो रही है। क्या ये जो सेंटर था, वो इसी गांव में सेंटर था जहां तलाशी ली गई? वो जो सेंटर स्कूल है, यही सेंटर था क्या? हाँ, ये हरदू गांव का स्कूल है, यहाँ सेंटर था। इसमें जो हरदू गांव है, उसके तो 4 लड़कियां उसकी घटना की शिकार हुई हैं, लेकिन ज्यादातर बच्चे चुड़िया गांव के थे। ये आसपास के 2-3 गांव हैं जिसको मिला के सेंटर बना। पूरे 100 बच्चे इसमें हैं, जिसमें 35 से 40 लड़कियां हैं। जी 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 अनिल जी, प्रवीण जी, आपने खुद देखा, पर सेंटर वही है। वहाँ एक बहुत बड़ी बात ये भी अनिल जी ने बताया
कि सेंसिटिव घोषित कर दिया गया। ऐसे कौन सी जगह है, मैंने वहाँ अगर सरकारी स्कूल है, कोई प्राइवेट स्कूल भी नहीं है, जनरली लोग चाहते हैं कि प्राइवेट स्कूल में उन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन करवाएं, उनकी फीस बढ़े। फिर चूंकि प्राइवेट स्कूल में ज़्यादा से एडमिशन तभी होंगे जब वहाँ के 100% बच्चे पास होंगे या ज़्यादा से ज़्यादा पास होंगे। तो प्राइवेट स्कूल जिनके होते हैं उनको एक तरह से कह सकते हैं कि वो माफिया का इस तरह काम करते हैं। ये सरकारी स्कूल था, उसके बाद भी उसको सेंसिटिव क्यों घोषित कर? संभव है वहाँ पे जो आबादी है आज, क्योंकि मंत्री जी अपन से बोल रहे थे कि हमने सारे बच्चों को चेंज कर दिया, जो बच्चा जिस स्कूल में पढ़ता है उसका सेंटर वहाँ नहीं दिया गया है, लेकिन ये सारे बच्चे उसी स्कूल के दिख रहे हैं वहाँ पे। तो एक गड़बड़ी ये भी हो सकती है। और दूसरा मैं ये कह रहा था कि डीपीसी को या परियोजना अधिकारी को हाई स्कूल के उसमें फ्लाइंग में क्यों लगा गया? ये हाई स्कूल का मामला है, ये बड़ा मुद्दा है। मैडम भी यहाँ बैठी है, प्रिंसिपल रही हैं। हाई स्कूल प्रिंसिपल जो होता है परियोजना अधिकारी से उसका ग्रेड ऊपर होता है, तो क्या एक हाई स्कूल प्रिंसिपल की जांच एक परियोजना अधिकारी करेगा क्या? कई बार इससे विवाद पैदा हो जाते हैं। और यहाँ तो दिख रहा है कि साफ साफ कि कुछ बच्चे वहीं के बच्चे हैं और प्राइवेट स्कूलों के नहीं है ये, तो कहीं ना कहीं कोई आपस में कोई पूर्वाग्रह है इस मामले में। बिल्कुल सही। रक्षा जी, आपका अनुभव क्या कहता है? एक जिस तरह सेंसिटिव घोषित किया जाता है सेंटर बनाने के पहले कि ये सेंसिटिव है, जनरली यही होता है कि जो प्राइवेट स्कूल के बच्चों का जब सरकारी स्कूल में, जैसे मंत्री जी ने भी कहा कि बहुत ही कुछ ऐसे विद्यालय हैं, निजी विद्यालय हैं जिनको सेंटर बनाया, बाकी सारे सरकारी स्कूलों को सेंटर बनाया गया। तो जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे जब सेंटर होता है तो जो इनका प्राइवेट स्कूल होता है वो इसमें सक्रिय होते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग पास हों तो उनके स्कूल में एडमिशन की संख्या बढ़े। लेकिन यहाँ तो ये सरकारी मामला है, तो वहाँ माफिया या इस तरह की कोई बात नहीं है, फिर इसको सेंसिटिव घोषित करना। जैसा प्रवीण जी ने एक बात उठाई कि प्रिंसिपल का दर्जा, हायर सेकेंडरी स्कूल का जो प्राचार्य होता है उसका दर्जा परियोजना अधिकारी से कहीं ऊपर होता है। अब ऐसे में ऊपर के दर्जे की जांच नीचे के अधिकारी को देना, ये कितना उचित है? आपका क्या अनुभव है इस बात? सबसे पहले तो मैं उस बात पर आपका उत्तर देना चाहूँगी कि सेंसिटिव क्यों घोषित किया गया। ये संभावना हो सकती है कि विगत कुछ वर्षों में यहाँ सामूहिक नकल के कुछ प्रकरण बन गए हों, क्योंकि छोटे गांव में छोटे स्कूलों में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि अगर शिक्षक मिल गए और आसपास के कुछ लोगों को उन्होंने मिला लिया तो कहीं कहीं एक का दुक्का ऐसा, अब तो आजकल हमें नहीं दिखते सामूहिक नकल के, लेकिन विगत वर्षों में हुआ हो और इसलिए शायद उस क्षेत्र को उन्होंने सेंसिटिव क्षेत्र घोषित कर दिया हो। ये बिल्कुल स्पष्ट बात जो प्रवीण जी ने कही, परियोजना अधिकारी फ्लाइंग स्क्वाड में किसी भी उस लोगों के साथ वहाँ पर बच्चों के तलाशी लेने के लिए या किसी प्रकार की कार्रवाई करने के लिए सक्षम अधिकारी नहीं है, और यहाँ पर इस स्तर पर कहीं न कहीं पर गलती हुई है जो कि वो जा पाई है। और मैं बल्कि आपके चैनल के माध्यम से उन बच्चों को ये भी संदेश देना चाहूँगी कि बेटा, एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, लेकिन अगर हम उस मछली को पकड़ करके उसको वही समाप्त करने की कोशिश करें और तालाब को साफ रखना, आप चूँकि इस देश के भविष्य हो, शिक्षा में कौन गांव में शिक्षा प्राप्त कर रहा है और कौन शहर में प्राप्त कर रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि अब तो आजकल ये देखा जा रहा है कि छोटे छोटे गाँव का परीक्षा परिणाम ज़्यादा अच्छा होता है और वो बच्चे आगे जा कर के बहुत अच्छे, आप हमारे सारे नेताओं को देख सकते हैं, सब छोटे छोटे गाँव में पढ़े हुए हैं। तो आप अपना आत्मविश्वास बनाए रखिए, मंत्री जी के आश्वासन पर पूरी तरह से आप संतुष्ट रहिए, ज़रूर कार्रवाई होगी और आप आगे बढ़ते रहिए। और भविष्य में ये भी बात आपने अच्छी बता दी अनिल जी ने कि उसको सेंसिटिव घोषित किया है, और हम सब के मन में अगर ये प्रश्न उठ रहा है तो ये भी बात मंत्री जी तक पहुँचेगी और इस कारण पर भी फिर से पुनर्विचार करने की आवश्यकता हम अनुभव करेंगे जरूर। बिल्कुल। अनिल जी, अभी लंबे समय तक प्राचार्य रही हैं डॉक्टर रक्षा सिसोदिया जी, उन्होंने बच्चों को एक संदेश दिया है, हम चाहेंगे आप उन बच्चों को ये संदेश दें। उन्होंने कहा है कि वो धैर्य नहीं खोएं, मंत्री जी पर भरोसा रखें, जरूर कार्रवाई होगी और होनहार वीरवान के होठ चीखने पास, कहीं शहर में पढ़ने या गांव में पढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो बच्चा होनहार है वो निकलेगा। उनको कहिए कि मैडम ने ये कहा है कि वो पूरी तरह से पढ़ने पे ध्यान लगाएं, उनकी पढ़ाई जो है वो असफल नहीं होगी। ये हमारी तरफ से मैडम की तरफ से ये उनको मैसेज दीजिए अनिल जी।
कि हमारे स्टूडियो में जो गेस्ट हैं, सीनियर एक्सपर्ट हैं एजुकेशन की, उनका कहना है आप लोग डरो मत, डट के पढ़ो और गांव से निकलने वाला ही बच्चा आगे बढ़ता है। बिल्कुल आप पढ़ें? यस सर। पढ़ेंगे? यस सर। पढ़ेंगे? यस सर। पढ़ेंगे? यस सर। स्कूल यस जाएंगे? सर। यस सर। सारे बच्चे सहमत हैं, वो इससे पूरी करें। अभी मैंने देखा 2 बार अनिल जी, एक बार मंत्री जी ने जब घोषणा की उस दौरान सभी गांव के लोगों ने, बच्चों ने ताली बजा के उसका स्वागत किया। बाद में अभी जब आपने कहा कि जो हमारी न्यूज एक्सप्रेस की परिचर्चा है, उस परिचर्चा के दौरान उन्होंने ताली बजाई। अब क्या माहौल है? ये जो हमने मंत्री जी से बात हुई, हमारे जो मेहमान हैं उनसे बात हुई बच्चों की, आप वहां पे खड़े हैं, हमने जो बात की, उसके बाद अब क्या माहौल वहां का लग रहा? यहाँ पूरे 3 दिनों से ये संघर्ष चला आ रहा था कि उनके साथ जो हुआ उसके बाद अब क्या सरकार सुनेगी कि नहीं, क्योंकि कमिश्नर के पास गए, कोई ठीक जवाब नहीं था, कलेक्टर की ओर से कोई ठीक जवाब नहीं था। अब उनको लग रहा है, चेहरे पर संतुष्टि के भाव नजर आ रहे हैं और सभी जो तालियां बजाकर जो स्वागत किया है। लेकिन पड़ताल में, इस पड़ताल में एक बात और सामने आई है। जो परियोजना अधिकारी है ऊषा अजय सिंह, ये बताते हैं बच्चे के स्कूल में छात्रवृत्ति को लेकर समस्या चल रही है और ज्यादातर शिकायतें यहां से जाती हैं कि छात्रवृत्ति स्कूल में समय पर नहीं मिले या मिलती नहीं है या फर्जी मिलती है। तो ये शिकायतें यहां से जाती हैं, तो हो सकता है उस शिकायत का पूर्वाग्रह ऊषा अजय सिंह कर सकती है, इस नकल के रूप में, इस नकल की आड़ में बच्चों के कपड़े उतरवा कर। इस तरह अभिभावकों का आरोप भी है। एक मैं बच्ची से बात कर रहा हूँ, क्या बता रही थी? हमको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, टाइम पे छात्रवृत्ति नहीं मिलती, हमारे कपड़े उतवारे, हमारे सलवार उतवारे। बच्चों का यह भी कहना है कि छात्रवृत्ति, हो सकता है ये शिकायत पहुंचती रही अधिकारियों के पास, उसके बाद ये घटना हुई हो। बिल्कुल सही। आपने एक बहुत अच्छा ये बिंदु पकड़ा आपने कि पूर्वाग्रह से ग्रसित होने का यहाँ कोई मतलब नहीं निकलता था। ना प्राइवेट स्कूल के बच्चे परीक्षा दे रहे थे, ना ही उनका किसी। ये बात जरूर हो सकती है कि छात्रवृत्ति नहीं मिलने पर अगर उन्होंने कलेक्टर और कमिश्नर के यहाँ वहां के लोगों ने शिकायत की है तो इसका उन्होंने बोला होगा कि इसका खामियाजा भी भुगतो, और उन बच्चों को उस एक तरह से पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के एक दंड के तौर पे वो इस तरह किया हो। प्रवीण जी, आपको क्या लगता है? बिल्कुल, ये जो बात अभी निकल के आई है, अनिल जी ने बताया कि स्कॉलरशिप का मामला है, ये शिकायतें पूरे प्रदेश में बड़ी संख्या में पड़ी हुई है। हर डीओ के, हर डीपीसी के पास ये शिकायत आ रही है और उनके खिलाफ ही मामला, उनका अमला जो है इस मामले में बुरी लापरवाही करता है। चेक आ गई है डिपार्टमेंट से, वो रखे बैठे हैं, क्योंकि जब तक उनका हिस्सा नहीं मिल रहा, अब उनका हिस्सा कौन सा होता है, कौन से बच्चे ज़्यादा शामिल हो जाते हैं बच्चों के हक में वो, लेकिन कुल मिला के शिकायत यही आ रही है और पूरे प्रदेश में शिकायत आ रही है। और लगभग अभी आज तक 25-30 हज़ार बच्चे भटक रहे हैं स्कॉलरशिप के लिए। मंत्री को बोलना पड़ा कि हम बंटवा रहे हैं, लेकिन आज तक बटे नहीं और ये शिकायत आई है निश्चित तौर पे। क्योंकि अगर आप देखें, अभी तक पूरे बैतूल जिले में 108 नकल प्रकरण बने हैं पिछले 2 तारीख से लेके आज तक के एग्जाम तक में। 14 पेपर हुए हैं, उसमें एक दिन जो 28 नकल प्रकरण पूरे जिले में बने। जिस दिन 17 तारीख घटना जो है, उस दिन 27 में से 14 प्रकरण आपने इसी स्कूल के बना दिए, जबकि 1 या 2 नकल प्रकरण इक्का दुक्के बने थे अभी तक इस घटना के पहले। और विभाग की लापरवाही देखें आप कि अब 17 की घटना है, 18 को शिकायत कर दी बच्चों ने, आज 20 तारीख हो गई है, अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, केवल जांच हो रही है, जांच कराएंगे ये कहा जा रहा है। मतलब ये लग रहा है पूर्वाग्रह, क्योंकि आपने जो आंकड़े बताए कि टोटल जो बैतूल में पूरे जिले में जो प्रकरण बने, उसमें अकेले उस गांव में एक ही दिन में 14 बना दिए। जी हाँ, बहुत बहुत गंभीर बात है। जो छात्रवृत्ति का मुद्दा है, बहुत बड़ी गंभीर बात है। रक्षा जी, हमारा समय समाप्त हो रहा है, हम आपसे इस पूरे मुद्दे पे एक टिप्पणी चाहेंगे। मैं अंत में यही कहना चाहूँगी कि जहाँ जहाँ शासन जिम्मेदार है किसी अव्यवस्था के लिए, वहाँ शासन अपने गिरेबान में झांके और सुधारने की कोशिश करे। यद्यपि वो कर भी रहा है, उनसे हमें बहुत अधिक शिकायत नहीं। इतना बड़ा प्रदेश है, इतने बड़े प्रदेश में इतने बच्चे पढ़ने वाले हैं और हर व्यक्ति जब तक खुद की, जैसे महात्मा गांधी कहते थे ना कि हम अगर अपने को सुधार लेंगे तो सारा देश सुधर जाएगा। तो आज इस बात की ज़रूरत है कि चाहे वह व्यक्ति शिक्षक के रूप में हो, शिक्षा अधिकारी के रूप में हो, या कहीं पर गांव में हो, किसी सरपंच के रूप में हो, हर व्यक्ति अपनी अपनी जिम्मेदारी, अपने उत्तरदायित्व को समझे और अपने को सही मार्ग पर चलाने की कोशिश करे और आसपास के वातावरण को भी उतना ही शुद्ध और उतना ही पवित्र बनाने की कोशिश करे। चरित्र निर्माण आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है।
बिल्कुल सही कहा आपने रक्षा जी। प्रवीण जी, हम आपसे भी, हमारा समय समाप्त हो रहा है, हम आपसे इस पूरे घटना को लेकर और शिक्षा माफिया जिस तरह सके उसको लेकर के हम आपसे एक टिप्पणी। शिक्षा माफिया कौन है, नकल माफिया कौन है? अगर आप देखें तो नकल माफिया शिक्षा माफिया के साथ में चलने वाला है। और शिक्षा माफिया ने कहीं ना कहीं स्कूल संचालक या स्कूल व्यवस्था शिक्षा से जुड़े हुए अधिकारी, शिक्षक को और समाज को, दोनों को साथ चलना पड़ेगा। पेरेंट्स को भी अपनी भूमिका थोड़ी सी स्ट्रिक्ट करना पड़ेगी। बच्चों को केवल नंबर गेम में ना फंसाएं, उनको उनकी जो उनका प्रतिभा है उसके अनुसार पढ़ने दें। अगर अपेक्षा ज़्यादा बढ़ेंगी तो इस तरह की घटना हो रही है और लूटने वाले बैठे हैं। सब दुकान धंधा बन गया है शिक्षा, इसको धंधा से बनने से बचाना रोकना होगा हमें। बिल्कुल बिल्कुल प्रवीण जी। अनिल जी, समय समाप्त हो रहा। हम एक बार फिर, जिन हमारे दर्शकों ने हमारा टीवी सेट बाद में खोला हो, देर से खोला हो, हम आपसे एक संक्षिप्त ये जानना चाहेंगे इस पूरी घटना का क्या है और किस तरह का वो गांव है, गांव में स्कूल है, सेंटर है, कौन से लोग वहां रहते हैं, संक्षेप में हम जानना चाहेंगे। ये हरदू गांव, हरदू ग्राम पंचायत ब्लॉक है। यहाँ एक हाई सेकेंडरी स्कूल है कन्या। यहाँ 17 तारीख को साइंस का पेपर 10th क्लास का। यहाँ 100 बच्चे शामिल होते हैं, जिसमें 35 से 40 लड़कियां। फ्लाइंग स्क्वाड नकल पकड़ने के नाम पर आती है। इस स्कूल में बच्चियों के कपड़े उतारे जाते हैं नकल चेक करने के नाम पर। कपड़े उतार कर उनकी नकल चेक की जाती है। लड़के जो हैं उनके पैंट में हाथ डालकर नकल निकालने की कोशिश की जाती है। नकल इनके पास बिल्कुल नहीं मिलती। ये बच्चे काफी हताश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, घर आते हैं, माँ बाप को भी कुछ नहीं बताते, गुमसुम रहते हैं। माँ बाप जब पूछने की कोशिश करते हैं तो कुछ नहीं बोलते। जो बच्चे जिनके साथ ये घटना हुई, वो बच्चे घर से 2 दिन से गायब रहते हैं। पूरा गांव शिकायत करने कमिश्नर ऑफिस जाता है, कलेक्टर के पास जाता है, कोई सुनवाई नहीं होती। लगातार 3 दिन से प्रशासन के आगे पीछे घूमते। आज न्यूज एक्सप्रेस ने परिचर्चा शुरू की। मंत्री दीपक जोशी ने घोषणा की कि जो बच्चों के साथ हुआ है नकल के नाम पर, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जो महिला अफसर का नाम आ रहा है उषा अजय सिंह, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब लोगों में राहत है। जो बच्चे कुछ देर पहले कह रहे थे कि वो अब स्कूल जाएं कि नहीं जाएं, अब वो कह रहे हैं कि हाँ वो स्कूल जाएंगे, सरकार की योजनाओं का लाभ लेकर आगे बढ़ेंगे और स्कूल जाना बंद नहीं करेंगे। जी बिल्कुल। हम एक चीज और अनिल जी हम जानना चाहेंगे, ये बात स्पष्ट हुई, क्या एक ही कमरे में लड़कियों के, जैसे एक लड़के ने कहा था कि उसकी सिस्टर वहां पढ़ती थी, उनके सामने उसके कपड़े उतरवाए गए, ये क्या सही में एक ही कमरे में दोनों के एक साथ इस तरह की कपड़े उतरवाने की घटना हुई है? आप देखिए, छोटा सा हाई सेकेंडरी स्कूल है, ज्यादा कमरे नहीं है, गांव का स्कूल है, आदिवासी ब्लॉक है ये, और यहाँ कमरे भी सीमित है। ऐसे में लड़के लड़की सभी जो सिस्टम से बैठते हैं एक के बाद एक उसी तरीके से बैठे हुए थे। स्टूडेंट, लड़का भी बैठा था, लड़की भी बैठी हुई थी, और उसी दौरान लड़कों के साथ भी वही घटना हो रही थी, और जो लड़कियां हैं 10th की, उनके साथ भी यही घटना हो रही थी। बहन भी बैठी, चूंकि 1400 लोगों की आबादी है। और अच्छी बात इस गांव की है, तारीफ करने वाली इस बात इस गांव की यह है कि जितने बच्चे इस गांव में रहते हैं सभी स्कूल जाते हैं, सभी पढ़ना चाहते हैं। तो स्वाभाविक है, उसी 10th में बहन भी है, उसी 10th में भाई भी है, तो भाई के सामने बहन के साथ अभद्रता हो गई, बहन के सामने भाई की अभद्रता हो गई। तो कहीं ना कहीं यही पीड़ा, यही ठेस इन बच्चों को लगी जो इनके अभिभावकों तक पहुंची, और यही कारण है कि आज देर रात तक ये गांव यहाँ खड़ा हुआ है अपनी बात कहने के लिए, न्याय के लिए, संघर्ष के लिए। बिल्कुल अनिल जी, आप बैतूल से 35-40 किलोमीटर दूर चिचोली और चिचोली से 20 किलोमीटर दूर इंटीरियर में आप जाकर के जो आपने रिपोर्ट दी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद वहां खड़े, और उन सभी गांव वालों को धन्यवाद, और उन बच्चों को हमारी शुभकामनाएं, वो आगे पढ़ें, आगे जाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में आप शामिल हुए, इस रात में आप वहां खड़े रहे। आप वहां से निश्चित तौर पर अभी आपको 2 से 3 घंटे लगेंगे बैतूल पहुंचने में। चलिए, आप कार्यक्रम समाप्त करते हैं, आप बैतूल की तरफ निकलिए। मैडम रक्षा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी इस परिचर्चा में भाग लिया। प्रवीण जी, आपने जो भी जानकारी दी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, क्या कहें, ये कैसा निजाम है और कैसी है पाठशाला। इसी मध्य प्रदेश की धरती पर कभी द्रौपदी को चीरहरण से बचाने वाले भगवान श्री कृष्ण ने शिक्षा पाई, और आज के गुरु अधर्म का पाठ पढ़ा रहे हैं। शिक्षा के मंदिर से संस्कार गायब हो गए हैं। कभी जहां गुरु वंदना होती थी, वहां गुरु जी के नाम पर शिक्षा कर्मी आ गए। फिर संविदाशाला शिक्षक और नकल माफिया। कब चेतेंगे नियम कानून बनाने वाले? कब होगा सुधार? कहीं से तो कोई सकारात्मक पहल होनी चाहिए। ऐसे ही मौकों पर दुष्यंत कुमार जी ने ठीक लिखा है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही,
हो कहीं भी आग, लेकिन आग निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। आज जनता मांगे जवाब में बस इतना ही। मैं एसपी त्रिपाठी आपसे विदा लेता हूं, फिर मिलेंगे।